महिला आरक्षण संशोधन बिल लागू करने वाला संविधान संशोधन लोकसभा में विपक्ष के विरोध के आगे टिक नहीं पाया है। 2/3 का आंकड़ा सरकार बिल के समर्थन में हासिल नहीं कर पाई। संविधान संशोधन बिल पारित नहीं हुआ है, सरकार को 2/3 बहुमत नहीं मिला है। अगर इस बिल का विरोध करने का कारण 50% लिखित में चाहिए तो 1 घंटा सदन बंद कर दिए, मैं ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आता हूं मान्यवर, मगर बिल पारित करने का वो वादा करिए। अब वेणुगोपाल जी बताए क्या बिल पारित करेंगे? इतना मेहनत से देश का महिलाओं को सशक्तिकरण देने के लिए, उनको जगह देने के लिए बहस कर रहे हैं, तो खाना का भी व्यवस्था कर देता हूं। अरे बैठ जाओ गोगाई साहब, 5 तारीख को काउंटिंग है यार, बैठ जाओ अभी। अरे 4 तारीख को काउंटिंग है, बैठ जाओ। और सीनियर लोग ना हो तो प्रियंका जी ही है, उनसे थोड़ा सीख ले कि सदन में कैसे बोलना चाहिए। और ये मानते हैं कि ये नैरेटिव से हमारी पॉपुलैरिटी हो जाएगी, बाल सफेद हो जाएंगे या नहीं बैठ पाओगे। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात तो वैसे राहुल गांधी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं वो करूंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों महिला आरक्षण बिल की बात करना बड़ा जरूरी है। हुआ क्या है दोस्तों, कल क्या हुआ है? कल इतिहास के लिए एक ऐसा काला धब्बा लगा दिया गया जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। एक बात मैं कह सकता हूं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन काल में कल वो जितना दुखी हुए होंगे कभी नहीं हुए होंगे, शायद 2024 में भी नहीं, जब भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हुआ। लेकिन कल प्रधानमंत्री मोदी इतने दुखी हुए होंगे जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। कल वास्तव में विपक्ष ने इस देश की महिला शक्ति का चीरहरण करने की कोशिश की है दोस्तों। ये जो इंडी गठबंधन है वो देश की महिला शक्ति का दुश्मन है, इस बात को ध्यान रखिए। कल जानते हैं क्या हुआ? जैसे ही महिलाओं को लेकर के संविधान संशोधन बिल गिरा, उसके बाद कांग्रेस की खुशी, टीएमसी के सांसदों की खुशी, डीएमके के सांसदों की खुशी, अखिलेश के सांसदों की खुशी देखते ही बनती थी दोस्तों। इनकी असली मंशा क्या है ये आप समझ सकते हैं। याद कीजिए, प्रधानमंत्री मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते उन्होंने क्या काम किया था? उन्होंने शौचालय बनवाए, एलपीजी गैस सिलेंडर दिया, महिलाओं के खाते में पैसे डलवाए। उनकी इच्छा थी दोस्तों अब कि इस देश की मां बहन नारी शक्ति जो है, मातृशक्ति है, वो संसद में भी बैठे। लेकिन याद रखिए दोस्तों, दशकों से, भाई कई दशक हो गए ना आजादी के बाद, 7-8 दशक हो चुके हैं, अब भी संसद में महिला शक्ति का वो रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये प्रधानमंत्री मोदी चाहते थे। संविधान संशोधन तो ऑलरेडी किया जा चुका है, लेकिन वो 2034 में लागू होगा। उनकी इच्छा थी कि 2029 में मिल जाए। अब ये संभव नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो ये जानना जरूरी है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने तो विश्वास प्रस्ताव हासिल कर लिया, ये 2 साल के बाद है। अब जानते हैं कल जो चीजें हुई दोस्तों, कल जो वोटिंग हुई, इन लोगों की साजिश थी कि सरकार भाग जाए। सरकार बिल्कुल नहीं भागेगी। और मैं तो कल शाम को भी बोला हूं दोस्तों कि कई युद्ध जो होते हैं ना, वो जीतने के लिए ही नहीं लड़े जाते। पता होता है कि हार रहे हैं, वो हारने के लिए लड़े जाते हैं, ताकि ये पता चल सके कि इस देश का विपक्ष कितना घृणित सोच रखता है महिलाओं के प्रति। इस बात को याद रखिए। कल जो वोटिंग हुई दोस्तों, वो एक संविधान संशोधन बिल था, क्योंकि महिलाओं को 2034 की जगह 2029 में प्रधानमंत्री मोदी 33% आरक्षण देना चाहते थे। जो वोटिंग हुई उसमें पक्ष में 298 वोट मिले और विपक्ष में 230 वोट मिले। अब जब संविधान संशोधन बिल ही गिर गया तो सरकार ने कहा जो बाकी 2 बिल हैं उसकी जरूरत नहीं। अभी मैंने आपको ट्रेलर में दिखाया ना, वही एक मुद्दा उठाते थे ना कि डिलिमिटेशन को गड़बड़ा देंगे आप। उन्होंने क्या कहा? आप सदन 1 घंटे के लिए रोकिए, जो आप चाहेंगे वो संविधान संशोधन बिल में डाल करके दोबारा लाऊंगा। मैं जरा वो हिस्सा दिखाता हूं दोस्तों, वोटिंग के बाद जो स्पीकर ओम बिरला कहते हैं, जरा वो हिस्सा देख लीजिए। 230 प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद
368 के उपबंधों के अनुसार सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। अब इस संविधान संशोधन पर विधेयक पर आगे की कार्रवाई करना संभव नहीं है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जानते थे, वो हर हाल में जानते, विपक्ष की मंशा कुछ और है। वो कहेंगे इधर उधर की बात, लेकिन महिला आरक्षण बिल पास होने नहीं देंगे। सब लोग खुशी मना रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, इस देश की महिला शक्ति बिल्कुल दुखी थी। मैंने कई लोगों से बातचीत की और मैंने देखा कि कितना दुख है उनके भीतर, किस तरीके से उनको रोकने की साजिश रची गई। मैं राहुल गांधी का ट्वीट देख रहा था, देखिए क्या लिखा है। संशोधन विधेयक गिर गया, खुशी देखिए। उन्होंने महिलाओं को नाम पर संविधान को तोड़ने के लिए असंवैधानिक तरकीब का इस्तेमाल किया। भारत ने देख लिया, इंडिया ने रोक दिया, जय संविधान। महिला शक्ति रोकने के लिए भी जय संविधान। कुछ जातियों में तोड़ दो देश को, जय संविधान का नाम लेंगे। ये गजब का है दोस्तों। मैं तो सबका एक एक करके देख रहा था। अब ये एनिमेशन के जरिए भी आप समझ सकते हैं, लेकिन मैं एक एक आदमी का, एक एक व्यक्ति का पढ़ा। विरोध क्यों हो रहा है? सोनिया गांधी परिसीमन के नाम पे आर्टिकल लिख दिया उन्होंने, लंबा चौड़ा। परिसीमन पे ही तो बोला ना अमित शाह जी ने कि लिखवा लो मेरे से। प्रधानमंत्री मोदी ने गारंटी दी, राहुल गांधी गैरीमैंडरिंग किए, इधर उधर से तोड़ देंगे। अमित शाह जी ने कहा भाई तुम्हारा बनाया हुआ कानून है, ये कांग्रेस का कानून है। मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे तरीका ठीक नहीं है। कैसा तरीका होना चाहिए? पूछा इन्होंने, क्या असंवैधानिक है क्या संविधान में जो लिखा उससे अलग है क्या? अखिलेश यादव इधर उधर डोलते रहे। मुस्लिमों के आरक्षण, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण दो। यही हाल ममता बनर्जी का, कारण पता ही नहीं है। स्टालिन परिसीमन से जोड़ दिया। भाई परिसीमन में बोला ना अमित शाह जी ने कि लिखवा लो आप, लेकिन करो तो सही। तेजस्वी यादव, सरकार की नियत में खोट, क्या खोट है भाई? महिलाओं को आरक्षण देना, इसमें सरकार की नियत में खोट है। उद्धव ठाकरे, बीजेपी शक्ति बिल है। हेमंत सोरेन, दोनों का ड्राफ्ट अलग अलग हो। मैं एक एक व्यक्ति का पढ़ रहा था दोस्तों। सच्चाई यह है कि ये किसी भी कीमत पर नहीं चाहते थे कि इस देश की महिलाओं को आरक्षण मिले। ये बात मैं तो एक बात कहूंगा दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के अखबारों में, सरकार को भी, जहां चुनाव है वहां भाजपा को, बाकी पूरे देश में सरकार को यह डालना चाहिए कि एक एक व्यक्ति ने क्या क्या कह करके विरोध किया, उनकी असली मंशा क्या है। वो नहीं चाहते कि इस देश की महिलाओं को आरक्षण मिले। और कम से कम पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को बकायदा हर अखबार के पहले पन्ने पर पूरा इश्तेहार डालना चाहिए। ये सजेशन जरूर पहुंचाइएगा दोस्तों। लेकिन अब मैं आपको राहुल गांधी की बात बताता हूं। बहुत खतरनाक खेल है दोस्तों। भाई कल हिंदुओं के बारे में तोड़ने की कोशिश, महिलाओं को नहीं देने, इनकी नागरिकता पर भयंकर विवाद है। ये दोहरी नागरिकता का मामला, ये ब्रिटेन के नागरिक हैं ये। अब देखिए, कोई सामान्य आदमी या सरकार नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। जस्टिस माफ कीजिएगा, जस्टिस सुभाष विद्यार्थी, उन्होंने जांच के बाद सुनवाई के दौरान आदेश दिया और कहा कि जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई होगी। यूपी सरकार ने कहा कि इस पर तो सीबीआई जांच करनी चाहिए। हाई कोर्ट ने इस बात को मान लिया है। और ये जो आदेश आया दोस्तों, एक शख्स है, नाम है एस विघ्नेश शिशिर। इन्होंने लखनऊ की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में पहले गए थे। अब उस कोर्ट ने 28 जनवरी को यह आदेश दिया कि नहीं भाई ये गलत है और याचिका खारिज कर दी। निचली अदालत ने यह भी माना कि हम इस मामले में सुनवाई करने के लिए सक्षम नहीं, और इसके बाद ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में गए। उन्होंने भारतीय न्याय संहिता, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, फॉरेनर्स एक्ट, पासपोर्ट एक्ट, इन प्रावधानों के तहत आरोप लगाए। ये कहा कि राहुल गांधी के पास तो दोहरी नागरिकता है, जांच होनी चाहिए, इस मामले में एफआईआर होनी चाहिए।
अब कोर्ट ने क्या किया है दोस्तों? कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वो खुद जांच करे या मामले को किसी सेंट्रल एजेंसी को सौंप करके जांच करवाए। मैं आपको बताऊं दोस्तों, यह मामला शुरू में रायबरेली की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में दायर की गई थी, फिर वहां यह खारिज हो गई। अब फिर यह हाई कोर्ट गया। अब हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या क्या किया, क्या क्या कहा, जरा मैं पढ़ता हूं कुछ हिस्सा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के फॉरेनर्स डिवीजन के मामले से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज जो राहुल गांधी से संबंधित है, कहा कि उसको अदालत के सामने प्रस्तुत कीजिए। मंत्रालय ने निर्देशानुसार संबंधित जो फाइलें हैं वो पेश की। इन्हीं दस्तावेजों और उपलब्ध तथ्यों के अवलोकन के बाद कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मामले को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता, इस पर तो विधिवत जांच होनी चाहिए। कानूनी दृष्टि से मामला बेहद संवेदनशील है। और उसके बाद दोस्तों हाईकोर्ट ने यह कहा कि जो इनकी ब्रिटिश नागरिकता है उसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह बात कही और उसको मान लिया, यानी अब यह मामला सीबीआई की जांच से होगा और सीबीआई जांच के बाद यह पता चलेगा, एफआईआर भी दर्ज करने के आदेश दिए गए कि राहुल गांधी सच में ब्रिटिश नागरिक हैं या नहीं हैं, उनके पास ब्रिटेन की पासपोर्ट है या नहीं है। आप जानते हैं देश में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था नहीं है दोस्तों, भारत में इसकी इजाजत नहीं, संविधान इजाजत नहीं देता। फिर राहुल गांधी के पास कैसे दोहरी नागरिकता है? एक भारत का पासपोर्ट, दूसरा ब्रिटेन का पासपोर्ट। और याद रखिए दोस्तों, ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, इनकी सदस्यता जाएगी अगर यह है, जिसकी पूरी संभावना है, क्योंकि कोर्ट ने दस्तावेज देखने के बाद ये एफआईआर के आदेश दिए। इनकी संसदीय जो सदस्यता है लोकसभा की, ये जाने वाली है। ये बात आप समझ लीजिए। जैसे ही कोर्ट का आदेश आया, विघ्नेश शिशिर जिन्होंने ये किया था, उन्होंने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मेरे पिटीशन को हाई कोर्ट ने देखा, एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए। और आपको मैं बताऊं दोस्तों, ये मामला सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट में नहीं चल रहा था, ये दिल्ली हाई कोर्ट में भी था। मैं आपको बताऊं, 26 सितंबर 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। अब सुनवाई होते हुए केंद्र सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि भैया इसकी जांच कीजिए। और उस समय डबल बेंच, जस्टिस मनमोहन, जस्टिस तुषार राव गेडेला, इन लोगों ने सुनवाई की थी। और याचिका किसकी थी सुन लीजिए, सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका डाली। वो बोले कि भैया हम पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने किया। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि भाई एक ही मामले की सुनवाई दो हाई कोर्ट में क्यों हो। यह मामला तब का है दोस्तों। यह मामला कैसे शुरू हुआ, जरा यह भी जानना चाहिए। यह मामला है क्या? सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी और यह कहा था कि राहुल गांधी की जो भारतीय नागरिकता है उसको रद्द करना चाहिए, क्योंकि ये ब्रिटिश नागरिक हैं। ये ब्रिटेन सरकार के सामने ये कह चुके हैं कि वो ब्रिटिश नागरिक हैं और ये भारत के संविधान के अनुरूप गैर संवैधानिक है, ये गलत है। और सुब्रमण्यम स्वामी अभी नहीं दोस्तों, ये मामला भी पुराना है। मैं तो कभी कभी आश्चर्य से भर जाता हूं कि सरकार इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती। आप जानते हैं सुब्रमण्यम स्वामी ने 6 अगस्त 2019 को, 2019 की बात बता रहा हूं, 2026 चल रहा है, गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर यह आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश सरकार को अपनी राष्ट्रीयता के बारे में गलत जानकारी दी थी, जिसके बाद वो ब्रिटिश नागरिक माने गए। और फिर कहा कि फिर भारतीय नागरिकता इसकी रद्द कीजिए। आप देखिए उस समय का दिखा रहा हूं, राहुल गांधी हैज वर्क इन ब्रिटिश फर्म, यानी ब्रिटिश कंपनी के साथ काम भी कर रहे थे। मैं सुब्रमण्यम स्वामी का दोस्तों ये देखिए ट्वीट, ये कब का है, 10 अगस्त 2024। दिस इज राहुल गांधीज एनुअल रिटर्न फिल्ड विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट एज अ ब्रिटिश सिटीजन। ये दस्तावेज सार्वजनिक कर दिया। ये दस्तावेज क्या है? ये एनुअल रिटर्न है राहुल गांधी का। कहां जमा किया? ब्रिटेन सरकार में। क्या कहकर किया? कि मैं ब्रिटिश का नागरिक हूं। ये देखिए ना, साफ साफ लिखा है। ये मैं सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट आपको दिखा रहा हूं। इस मुद्दे पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 2019 की खबर ये दिखा रहा हूं, आप देख लीजिए।
राहुल गांधी की नागरिकता के मुद्दे को उठाया भी था। और सिर्फ उठाया नहीं था, बल्कि गृह मंत्रालय ने, दोस्तों आप ये हिस्सा देखिए, सेंटर्स नोटिस टू राहुल गांधी ओवर कंप्लेंट अबाउट फॉरेन सिटीजनशिप, यानी केंद्र सरकार ने राहुल गांधी को एक नोटिस भी भेजा कि आप ब्रिटेन के नागरिक हैं क्या, जरा बताइए। लेकिन अफसोस दोस्तों, इस मामले में फिर कोई कार्रवाई हुई नहीं, कोई बात आगे बढ़ी नहीं, ना पता चला ना कुछ हुआ। ये तो विघ्नेश जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो लगातार गए, लोअर कोर्ट, एमपी एमएलए कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, लगातार ये जाते रहे। आप जानते हैं जिस कंपनी की बात हो रही है उसके बारे में जानना चाहिए। 2003 में यह कंपनी ब्रिटेन में रजिस्टर्ड हुई। देख रहे हैं, ब्रिटेन की बैकऑप्स कंपनी में राहुल गांधी के 65% शेयर कहे कौन रहा है? अरुण जेटली, केंद्रीय मंत्री, वो कह रहे हैं ये 2003 में कंपनी रजिस्टर्ड होती है। अच्छा, राहुल गांधी कब राजनीति में आते हैं जानना चाहिए, ये पूरा टाइमलाइन आपको बताता हूं। 2003 में ब्रिटेन की एक बैकऑप्स कंपनी, राहुल गांधी के 65% शेयर, राहुल गांधी की एंट्री राजनीति में 2004 में होती है। यहीं से मामला खुलता है, क्योंकि जब राजनीति में आप आते हैं तो आपको सारे दस्तावेज देने पड़ते हैं। और जो राहुल गांधी की ये ब्रिटेन कंपनी है दोस्तों, ये रक्षा सौदे की दलाली करती है। इसी कंपनी को फ्रांस की उस डील का काम मिलता है जिसके तहत भारत को 20,000 करोड़ रुपए की सबमेराइन मैगजीन डॉक मुंबई में बनवाने का काम मिला था। और इसके लिए ऑफसेट कंपनी के रूप में राहुल गांधी की कंपनी ने काम किया। अब आप समझ रहे हैं, जो लोग दूसरे पे उंगली उठाते हैं ना, दरअसल उस कंपनी में खुद राहुल गांधी जुड़े हैं। ये सारी चीजें आरोप में लगी हुई हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों, खुद अरुण जेटली 2000 मतलब सरकार में रहते हुए उन्होंने ये बात कही है, जो मैं अभी आपको बाइट सुनाने जा रहा हूं ना, थोड़ी लंबी बाइट है, जरा एक एक चीज को बड़े ध्यान से सुनिएगा। अरुण जेटली राहुल गांधी की इस कंपनी के बारे में, राहुल गांधी के बारे में एक एक जानकारी खुद बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रहे हैं। आप देखिए, एक बार सुनिए इस पूरे हिस्से को दोस्तों। 28 मई 2002 को भारत में एक कंपनी बनती है, बैकऑप्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ये बहुत इनोसेंट कंपनी है। श्री राहुल गांधी है और श्रीमती प्रियंका गांधी उसके डायरेक्टर्स हैं। उसके कुछ समय बाद 21 अगस्त 2003 में एक ब्रिटेन में इसी नाम से कंपनी बनती है, बैकऑप्स लिमिटेड। उसके जो डायरेक्टर्स हैं वो श्री राहुल गांधी हैं और श्री उल्रिक मैकनाइट, जो कि एक अमेरिकन नेशनल है। इसमें 65% शेयर राहुल जी के हैं और 35 उल्रिक के हैं। अपने आप में तो ये बहुत इनोसेंट फॉर्मेशन है। बैक ऑप्स का क्या अर्थ होता है? बैक ऑफिस ऑपरेशंस। कोई इसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं है, कोई ये सर्विस इंडस्ट्री में नहीं है, और स्वाभाविक है कि केवल फैसिलिटेटर कंपनी है, जिसको सरल भाषा में कहा जाए लाइजनिंग करने वाली। इट्स एन इन्फ्लुएंस फॉर कैश कंपनी। हम प्रभाव से आपका काम करवाएंगे और उसके बदले में आपसे पैसा लेंगे। ये इसके पीछे इसका उद्देश्य था। इसमें जो उल्रिक मैकनाइट हैं वैसे तो अमेरिकन सिटीजन हैं, लेकिन राहुल जी का जो सोशल गैंग है उसके एक सदस्य हैं। एक वरिष्ठ कांग्रेस के नेता जो गोवा के थे, श्री एडुआर्डो फिलेरियो, ये उनके दामाद हैं। और उनकी जो पत्नी है वो आप लोगों के प्रोफेशन से पत्रकार थी और शायद स्कॉर्पियन पे भी काफी लेख लिखे थे। जो भारतीय कंपनी है उसमें एक श्री मट्टू, अभी मैं उनका पूरा नाम बता दूंगा, जो उनके मित्रों में से हैं, विंग कमांडर थे पुराने, और उसमें एक पुराने विंग कमांडर को लेने के पीछे विंग कमांडर मट्टू, उद्देश्य बड़ा स्पष्ट था कि रक्षा क्षेत्र के भी कुछ सौदे कर दिए। ये जो कंपनी थी जो ब्रिटेन में बनी, इसमें दोनों डायरेक्टर, क्योंकि मित्र थे, दोनों ही शेयर होल्डर थे, उल्रिक मैकनाइट और राहुल गांधी। तो एक बहुत ही भारत के लिए फेमिलियर एड्रेस है जिन्होंने अपना लंदन का रेजिडेंशियल एड्रेस लिया। दोनों का पता भी एक ही था, तो इसलिए कोई अनकनेक्टेड प्रोफेशनल्स नहीं थे। और वो एड्रेस था 2 फ्रॉगनल वे, लंदन। ये जो 2 फ्रॉगनल वे लंदन है, ये लंदन की एक विशिष्ट इलाका है जो एलीट इलाका माना जाता है, जिसको हैम्स्टेड के नाम से प्रसिद्ध है। ये उसमें लोकेटेड है। और उस वक्त 2003 में ये घर था जो इन दोनों ने अपना घर बताया, लेकिन ये जो घर के मालिक थे
शायद उनके नाम से भी आप परिचित हैं, श्री अमिताभ बच्चन और उनकी पत्नी श्रीमती रोमला बच्चन, ये उस घर के मालिक थे। 2009 में राहुल जी इस ब्रिटिश कंपनी से बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकलने का एक कारण भी होगा, और 2010 में जो भारतीय कंपनी है वो अपना काम फोल्ड कर देते हैं। देख रहे हैं दोस्तों, एक एक जानकारी दी हुई है और आपको कुछ खतरनाक जानकारी देता हूं। 2003 में बैकऑप्स कंपनी की बात बताया आपको, राहुल गांधी के शेयर हैं। 2004 में जब राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं तो एफिडेविट में इस कंपनी की जानकारी देते हैं, बैकऑप्स की। लेकिन 2004 के बाद जितने भी चुनाव होते हैं वो अपनी एफिडेविट से ये जानकारी हटा देते हैं, इस कंपनी का नाम ही हटा देते हैं। आप सोचिए, इनकी नागरिकता पर विवाद है, नोटिस है, जवाब नहीं देते ये। एक और खतरनाक जानकारी देता, इनको पासपोर्ट रिन्यू करवाना है, यह भी मामला कोर्ट में आया। मैं 2023 का आपको दिखा रहा हूं। आम आदमी अगर पासपोर्ट बनाता है ना, हम और आप बनाएंगे ना, तो 10 साल के लिए मिलता है, इनको सिर्फ 3 साल के लिए मिला। ये देखिए 26 मई 2023, मतलब इनको पासपोर्ट 3 साल के लिए। क्यों? कुछ तो दाल में काला है, कुछ तो घपला है। अब आपको एक और रिपोर्ट दिखाता हूं, इस रिपोर्ट को दिखाइए। देखिए, हम जानते हैं राहुल गांधी 2 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के एल्यूमिनी रहे। 2 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, मैं बताता हूं। हार्वर्ड से इन्होंने बैचलर की डिग्री हासिल की और कैम्ब्रिज से इन्होंने एमफिल किया है, मास्टर ऑफ फिलॉसफी। अब आपको बड़ा जबरदस्त चीज बता रहा हूं दोस्तों, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है ना 1995 में, जानते हैं इनका नाम क्या है? राहुल गांधी नहीं है, राहुल विंची है। सर्टिफिकेट में राहुल विंची है। और ये बात खुद वहां के जो वाइस चांसलर हैं उन्होंने इसकी पुष्टि की है कि इनका नाम उस कागज में राहुल गांधी नहीं, राहुल विंची है। अब आप सोचिए दोस्तों कि हाई कोर्ट ने तो किया क्या, सरकार को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। 2 बड़े मामले दिखा रहा हूं, कली के दोनों। एक तरफ महिला आरक्षण बिल, कैसे राहुल गांधी ने इस बहाने क्या क्या कहानियां सुनाई, कोई मैजिशियन, ये वो, हिंदुओं को लेकर के तमाम तरीके से। और एक दूसरा इनकी नागरिकता पे विवाद है। सोचना चाहिए। मैं तो अभी जब आपके सामने रिकॉर्ड कर रहा हूं दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि कई सारे ट्रेंड चल रहे हैं। महिला विरोधी कांग्रेस, एंटी वुमेन अलायंस, महिला विरोधी अंग्रेजी हिंदी, सब में चल रहा है ट्रेंड। लेकिन ये ट्रेंड तक सीमित नहीं रहना चाहिए। मैं तो निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को हर राज्य में ग्राउंड लेवल तक जाकर के ये बताना चाहिए कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने इस देश की नारी शक्ति का अपमान किया है। और साथ ही साथ राहुल गांधी की नागरिकता पर भी कठोर जांच होनी चाहिए। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा। ना कुछ लिखे तो जय सिया राम ही लिख दीजिएगा, लेकिन राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जरूर कर लीजिएगा, हमें भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है। साथ ही HB शॉर्ट्स में भी लगातार अन्य बड़ी खबरों को अपलोड कर रहा हूं, उसे भी देखिएगा, कमेंट में पिन कर दिया है। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।